नमस्कार, न्यूज 24 बिहार झारखंड का खास शो किस्सा बिहार का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। आज किस्सा बिहार का में बात करेंगे बिहार की राजनीति के बारे में, जिसमें एक तरफ महागठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए है, तो तीसरी तरफ तीसरा मोर्चा भी तैयार है। लेकिन इन सब के बीच सवाल उठता है बिहार में मुसलमान वोटर्स को लेकर, क्योंकि बिहार में एक खास तबका यानी कि मुस्लिम वोटर्स की आबादी भी ज़्यादा है और वो चुनाव में वोट के लिहाज से भी काफ़ी महत्व रखती है। तो आने वाले चुनाव में क्या होने वाला है, क्या मुसलमान इस बार कहीं खेल ना कर दे? चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे डिप्टी एग्जीक्यूटिव एडिटर, तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। विजय शंकर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। बिहार की राजनीति के बारे में बात हो रही है, तो अगर बिहार की राजनीति के बारे में बात होती है तो मुसलमानों की बात भी आ जाती है। तो क्या लगता है आपको, क्योंकि उम्मीदों की नैया पे हर कोई सवार है, तो मुसलमानों की बात करें तो मुसलमान किस पे भरोसा जताएंगे, एनडीए पर या महागठबंधन पर? देखिए सबा, सबसे रोचक बात यह है बिहार के चुनाव में कि मुस्लिम वोटरों की स्थिति आज की तारीख में कुछ ऐसी हो गई है कि एक अनाड़ 100 बीमार वाली। जी। जैसा कि आपने कहा कि एनडीए की तरफ जाएंगे या इंडिया गठबंधन की तरफ जाएंगे, तो मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से देखता हूँ। जी। अभी तो ये दो बड़े गठबंधन दिख रहे हैं जो चुनाव में आमने सामने की टक्कर की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें दो और प्लेयर हैं। जैसे ही मुस्लिम वोटरों की बात करते हैं तो दो और बड़े प्लेयर हैं जी। और एक हैं ओवैसी, जिनकी मौजूदगी को खारिज करना ठीक नहीं होगा, खासतौर से मुस्लिम वोटरों के लिहाज से। चौथे नंबर पर तीसरे नंबर पर अगर ओवैसी को रखते हैं तो चौथे नंबर पर हमें पीके की पार्टी को भी नहीं भूलना चाहिए। पीके भी जमीन पर लगातार मेहनत कर रहे हैं और वो भी कहीं न कहीं बिहार में एक बड़ी राजनीतिक ताकत बनने की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में जब सवाल उठता है कि मुस्लिम वोटर किधर जाएंगे, तो सबसे बड़ी विडंबना ये है कि राजनीतिक दलों ने हमेशा ये मान लिया है कि ये तो मेरा वोटर है, ये उसका वोटर है, लेकिन ये भूल जाती हैं राजनीतिक पार्टियां कि वोटर अपने तरीके से फैसला करता है। वो देखता है कि किसको वोट देने में मेरा फायदा है और कौन मेरा सबसे ज़्यादा हितैषी है। तो वो स्थितियां मुस्लिम वोटरों को, कभी एक जमाना था कि जब माना जाता था कि मुस्लिम वोटर एकजुट हैं, जिधर मुस्लिम वोटर जो हैं वो एक साथ देते हैं, चाहे वो अगर आरजेडी की तरफ गए तो आरजेडी की तरफ जाएंगे, या दूसरे बिहार के संदर्भ में अगर हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ जब जाते थे तो कांग्रेस के तरफ थे पूरी तरह से। लेकिन अब जो चीज़ें ट्रेंड बदल रहा है, इस बार मुस्लिम वोटर भी कई खांचों में बटे दिख रहे हैं और यही वजह है कि बीजेपी को भी लगता है कि पासमानदा वोटर हमारे साथ, पासमानदा मुस्लिम जो हैं वो हमारे साथ आ सकते हैं। नीतीश कुमार को लगता है कि मैंने इस वर्ग को एक पहचान देने में, एक सामाजिक सुरक्षा के जो दायरे में लाने में मैंने एक बड़ी भूमिका निभाई, तो ये मेरे साथ रहेंगे। आरजेडी को लगता है कि ये हमारे साथ हैं और चूंकि उनके जो लालू प्रसाद यादव के दौर में जो मुस्लिम वोटर हैं वो कांग्रेस से छिटक कर शिफ्ट हुए थे, तो इसकी कई वजह हैं, उसकी भी हम लोग बात करेंगे। जी सर, आपको नहीं लगता जिस तरह से आप ओवैसी की बात कर रहे थे, एआईएमआईएम की बात कर रहे थे, तो ओवैसी की पार्टी को कहीं ना कहीं वोट काटने के तौर पर देखा जाता है, तो लगता है आपको कि मुसलमान इनकी तरफ रुख करेंगे? देखिए क्या है ना कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, और अगर पिछले बिहार विधानसभा चुनाव को देखें तो ओवैसी की पार्टी ने, जहां तक मुझे याद है, सीमांचल में 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और किसी को उम्मीद नहीं थी कि 5 सीटों पर उनके उम्मीदवार जीत जाएंगे। बिल्कुल। तो ये भी एक हैरानी वाली बात थी। खैर वो अलग बात है कि 4 विधायक उनके आरजेडी में शामिल हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह से अगर थोड़ा सा इसको दूसरे तरीके से अगर देखें तो ओवैसी चाहते थे कि महागठबंधन का हिस्सा बने,
और भीतर खाने बातचीत चलने के संकेत भी मिले। जी। लेकिन ऐसा लगता है कि ओवैसी जो चाहते थे और महागठबंधन के भीतर की जो भी चीजें रही हो उन्हें जगह नहीं मिली, और इसीलिए शायद अब तीसरा मोर्चा बनाने की बात कही जा रही है। और ओवैसी एक बहुत ही कैलकुलेटेड पॉलिटिशियन है, वो जानते हैं कि कब किस तरह से चोट करनी है। तो हो सकता है कि ये उनकी बार्गेन पॉलिटिक्स का भी एक हिस्सा हो, लेकिन आरजेडी को कहीं ना कहीं ये जरूर भीतर खाने, आरजेडी को और कांग्रेस को भी लगता होगा कि अगर ओवैसी फ्रंट फुट पर खेलते हैं तो जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं वहां जरूर समीकरण बिगाड़ सकते हैं। अगर देखा जाए सीटों के लिहाज से तो एक छोटा सा आंकड़ा है कि 47 सीटें ऐसी हैं बिहार की जिसमें मुस्लिम बहुत ही निर्णायक भूमिका में हैं। इसी तरह से अगर एक और आंकड़ा था जिसके मुताबिक 11 सीटें ऐसी हैं जिस पर 40% से अधिक मुस्लिम वोटर हैं, और 7 सीटों पर 30 से 40% मुस्लिम वोटर हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मुस्लिम वोटरों पर फोकस करते हैं ओवैसी तो वहां अपना पलड़ा भारी करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि आज की तारीख में समय बहुत तेजी से बदल रहा है, और आज का जो युवा है और वोटर है वो किसी राजनीतिक दल के भाषण से ज्यादा सोशल मीडिया से प्रभावित हो रहा है। और हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले 20-25 साल में बहुत सी चीजें बदली हैं और पुरानी बातें लोग याद नहीं रखते। अब बहुत ही तेजी से सब कुछ होता है। तो ऐसे में मुस्लिम वोटर भी हैं और जो मुस्लिम समुदाय के खास करके युवा है वो जरूर हिसाब लगा रहे होंगे कि हम ट्रेडिशनल वोटिंग पैटर्न के साथ चलें या अपने लिए नए नायक खोजें। अच्छा सर, पहले जो मुसलमान थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, ये सच्चाई है। लेकिन अब लोग काफ़ी पढ़े लिखे हो रहे हैं, मुसलमानों में भी। तो आपको नहीं लगता कि अब सोचने समझने की परख उनको ज़्यादा होगी? तो ऐसा राजनीतिक दल क्यों सोचने लगते हैं? आखिर बिहार की मिट्टी में ऐसा क्या है कि सबको लगता है कि मुस्लिम उनके ही जागीर हैं, मुसलमानों के हितैषी वही हैं? बहुत बढ़िया आपने बात कही। इसको हम लोग थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखते हैं। ये सच है कि जब देश आज़ाद हुआ उस वक्त जो मुस्लिम थे नेचुरली कांग्रेस के साथ जुड़े थे, कांग्रेस के वोटर थे। बिहार में भी यही ट्रेंड था। 1900 तो अगर मुझे ठीक से याद है तो 1973 में पहली बार बिहार को मुस्लिम मुख्यमंत्री मिले अब्दुल गफूर के रूप में। और उनके दौर में 2 बड़ी घटनाएं हुई। एक घटना हुई छात्र आंदोलन, जो बाद में जो बिहार से एक अलग तरह की लीडरशिप पैदा हुई, और उसी छात्र आंदोलन की उपज लालू प्रसाद यादव भी हैं, नीतीश कुमार भी हैं, और भी बहुत से नेता हैं जिनका। और अब इन नेताओं की दूसरी पीढ़ी मैदान में आ चुकी है। लालू के लड़के तेजस्वी फ्रंट फुट पर हैं, रामविलास पासवान अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके बेटे चिराग पासवान हैं। नीतीश जी अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनकी भी सेहत को लेकर बहुत तरह की बातें कही जा रही है। तो उनके बेटे का भी माना जा रहा है कि अब करीब इस बार चुनावी अखाड़े में दिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के इन सारी स्थितियों परिस्थितियों के बीच में अगर देखा जाए तो करीब ये कांग्रेस के दौर में जब ये सारा कुछ शिफ्ट हो रहा था, अब्दुल गफूर मेरे ख्याल से 650 दिन मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री बिहार को नहीं मिला है। इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो सिर्फ अब्दुल गफूर ही हैं, और 648 दिन अगर मुझे पूरा कैलकुलेट कीजिए तो 648 दिन वो रहे थे। उसके बाद हटाना पड़ा था। ये छात्र आंदोलन इतना उग्र हो गया था। तो खैर उनके लालू प्रसाद यादव से भी बेहतर संबंध रहे। इवन आपको जान के हैरानी होगी, समता पार्टी का जब गठन हो रहा था तो उसके फाउंडिंग मेंबर्स में से अब्दुल गफूर रहे हैं। अच्छा। तो खैर राजनीति तो अपने हिसाब से चलती है। 2 घटनाएं बाद में हुई। जो मुस्लिम जो वोटर हैं वो आरजेडी की तरफ शिफ्ट हुए, लालू प्रसाद यादव की तरफ। एक घटना जो मुझे लगता है भागलपुर दंगा रही। भागलपुर दंगा की वजह से तब भागलपुर दंगे के समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और लोगों का जो मुस्लिम समुदाय है उसका कहीं ना कहीं मोह भंग हो गया। महागठबंधन यानी आरजेडी नहीं, कांग्रेस से। हाँ, अच्छा। लगा कि कांग्रेस ने कुछ किया नहीं मुस्लिमों को बचाने के लिए, और लालू प्रसाद यादव ने उसका फायदा उठाया एक तरह से। तो और दूसरा बाद में जो राम मंदिर आंदोलन चल रहा था,
बाबरी विध्वंस के बाद जो बाबरी जो 6 दिसंबर की जो अयोध्या में घटना हुई, उसके बाद पूरे देश में जिस तरह से दंगे फसाद हुए, तो बिहार इकलौता ऐसा स्टेट था जहां पे कुछ नहीं हुआ इस तरह का। जी। तो उस दौर की मैं मतलब एक वाकया बताता हूँ मैं खुद, मतलब चूंकि उस वक्त में हम पटना में थे। अच्छा। हम लोग छोटे थे और लालू प्रसाद मुख्यमंत्री थे। तो होता ये था कि चारों तरफ खबरें यही आती थी अखबारों में कि यहाँ दंगा हुआ, इतने लोग मारे गए, उतने लोग मारे गए, कई तरह की चीजें होती थी। लालू प्रसाद यादव ने आज जिस तरह से मुख्यमंत्री के आगे पीछे काफिला चलता है, चीजें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं था उस वक्त। एक ओपन गाड़ी जिसे अब टवेरा टाइप जो कुछ भी नहीं, उस तरह से नहीं कि जो एक थोड़ी बड़ी गाड़ी उस पे खड़े होके जस्ट पुनाई चौक एक जगह है वहाँ पे, ये मान के चलिए विधानसभा से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी होगी। चौराहा बड़ा, वहाँ अगल बगल में यादव लोग भी बहुत से थे, बहुत सी चीज़ें थी, ऐसे ही लोग आते थे। एक सब्जी मंडी लगती थी उस चौराहे पर, तो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर पहुँचे। हम लोग छोटे थे, देख रहे थे। मुश्किल से 20-25 लोग खड़े होंगे। कुछ लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे कि भाई कहीं कुछ हो ना जाए, पूरे डर भय था कहीं ना कहीं। तो हमने एक उस दौर में लालू प्रसाद यादव की एक खास शैली देखी। वो खड़े होकर मंच पर गाड़ी के ऊपर खड़े होकर के माइक लेके बोल रहे हैं कि अगर कोई आपसे कहता है कि यहाँ पर इसको पकड़ के मार दिया, उसको पकड़ के मार दिया, तो आप सबसे पहले उसको पकड़ो, अपनी जो बिल्कुल देशज अंदाज में उसको पकड़ो, पकड़ के पूछो लेके कि चलो दिखाओ हमको कहाँ मारा है। जहाँ मारा होगा वहाँ पर आप उसको ले जाकर वेरीफाई करो, देखो कि वाकई ऐसी घटना हुई है या नहीं हुई है। उसके बाद से अगर नहीं हुआ है तो उसको लेकर के थाने में आओ। जो लोग ऐसा करेंगे उनको हम लोग इनाम देंगे। तो एक कहने का मतलब कि अफवाह तंत्र से निपटने का एक देशज अंदाज में कि एक मुख्यमंत्री किस तरह से काम कर रहा था, ये भी हम लोगों ने देखा वहां पर। भी है कि अगर कौवा कान लेके भागे तो कौवे के पीछे नहीं, पहले कान चेक करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये चीज हमने देखी, तो हमें लगा कि जो एक शैली थी, खास शैली, और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक क्लियर इंडिकेशन कि किसी भी कीमत पर हिंसा नहीं होने देनी है, राइट्स को रोकना है, तो शायद यही वजह रहा कि बिहार शांत रहा। और भागलपुर दंगा के बाद और जिस तरह से उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह से 6 दिसंबर की घटना के बाद से संभाला पूरी स्थिति को और बिहार में कोई हिंसा नहीं हुई, तो उससे लगा मुस्लिमों को कहीं ना कहीं कि ये एक रहनुमा है जो हमारी रक्षा कर सकता है। और यही वजह है कि मुझे लगा कि आरजेडी के मैंने लालू प्रसाद यादव की तरफ मुस्लिम वोटर शिफ्ट हुए और उनका MY समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण के दम पर वो लंबे समय तक सत्ता में बने रहे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल बिहार की राजनीति से जुड़ी या फिर बिहार में किसी सामाजिक इशू पर हो या कोई भी मुद्दा हो, किस्सा बिहार का में हम उन सब के बारे में बातें करेंगे और आपको भी उन सब से रूबरू कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 24 बिहार झारखंड। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। नमस्कार।